हिंदुस्तान में हमें हजारों मुख्तलिफ तहजीबें देखने को मिलती हैं और हर तहजीब अपना एक मुनफरिद किरदार रखती है। हर तहजीब में जश्न मनाने या त्योहार मनाने के तरीके और मौसम अलग होते हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो हर तहजीब और हर त्योहार में मुश्तरका है, और वो है ख्वातीन के सजने संवरने का शौक। और सजने संवरने की अशिया में जेवरात सबसे अहम माने जाते हैं। रिवायती जेवर पहनने का रिवाज हिंदुस्तान में बहुत पुराना है, और शायद इस रिवाज से भी पुराने हैं कुंदन के जेवर। हमारे आज के फनकार के ख्याल में तो इंसान को कुंदन के जैसा होना चाहिए, यानी एकदम खालिस। आइए मुलाकात करते हैं आज की मेहमान फनकारा मोहतरमा तुलसी कला देवी से, जो कि कुंदन की कारीगरी की उस्ताद मानी जाती हैं। रजवाड़ों के शहर जयपुर की रहने वाली मोहतरमा तुलसी कला एक उम्दा शख्सियत की मालिक हैं। इन्होंने उस दौर में कुंदन की कारीगरी में महारत हासिल की जब औरतों के बीच ये फन आम नहीं था। उस वक्त आपने अपने बड़े भाई जनाब रामचंद्र कला के कहने पर इस फन की तालीम लेनी शुरू की। ये काम आपके खानदान में पिछली कुछ पुश्तों से चला आ रहा है, और आज ये फन आपके खानदान का एक अहम पेशा बन चुका है। एक मुतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाली तुलसी कला एक बहुत ही सादा तबीयत की खातून हैं, लेकिन अगर इनके हाथ के बने कुंदन के जेवरात को देखा जाए तो अच्छे अच्छे फनकारों को रश्क आ जाए। हालांकि बचपन में आपको पढ़ने लिखने और आला तालीम हासिल करने का शौक था, मगर अपने बड़े भाई के मशवरे से आपने कुंदन की कारीगरी में अपना वक्त गुजारना शुरू किया, और इन्हें ये काम इतना पसंद आया कि मोहतरमा तुलसी ने इस काम को ही अपना जरिया माश बनाने का फैसला किया, और आज कुंदन कारीगरी के मैदान में ये आला मकाम की मालिक हैं। मैंने शुरुआत की थी 14 साल की उम्र से, और तब मैंने ये काम शुरू किया था 1987 से शुरू किया था। और पहली में जो मुझे अच्छे आर्टिस्ट के तरीके से देखा गया या मेरी पहचान बनी, वो गुजरात एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था अहमदाबाद में। तो वहाँ पर उन लोगों ने अच्छे आर्टिस्ट जो थे उनको गवर्नर के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो वो 1996 में फर्स्ट टाइम। तो ये तो एक बहुत लंबा समय था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छे इस काम को सीख पाऊँ। हालांकि बहुत समय लगा, लेकिन सभी कुछ ठीक था। मेरे ख्याल से सभी क्षेत्रों में लड़कियां पिछले कुछ 25-30 साल से आगे आने का प्रयास कर रही थी। मुझे भी ऐसा लगा कि इन्हें करना चाहिए। पहले सभी काम जैसे जो अर्निंग के, कमाई के जितने भी काम है वो पुरुष करते, और स्त्रियां, लड़कियां ये घर का घरेलू काम करती थी, तो उतना ही उनकी सोच और उतना ही आगे वो लोग थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों को इसमें, मेरे दादाजी भी चाहते थे कि भाई लड़कियां कुछ करें इसके अंदर। और पहले से कुछ हमारे जो कुंदन बनाने की जो कला वो स्त्रियां करती थी घरों में चुपचाप, क्योंकि वो मेन कुंदन की ज़रूरत होती है और बड़ा पेशेंस का काम है। तो वो पहले से भी कुछ स्त्रियां करती रही है। तो मैंने कहा जड़ाई का काम सीख जावे तो कितना अच्छा। तो फिर मैंने अपनी बहनों को जड़ाई का काम सिखाना ठीक समझा। कुंदन की कारीगरी जेवरात की दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और खूबसूरत कारीगरी है। इस कारीगरी में सोने के जेवरात पर खालिस सोने की मदद से जवाहिरात और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। कुंदन के जेवरात अपने रिवायती डिजाइन और कीमती पत्थरों के इस्तेमाल की वजह से बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। पहले के दौर में ये जेवरात सिर्फ शाही दरबार और खानदान के लोग ही पहना करते थे, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला सोना और पत्थर बेशकीमत हुआ करते हैं, और तभी से ये शाही जेवरात का दर्जा रखते हैं। कुंदन इज बेसिकली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। सो कुंदन जो होता है, ये सेटिंग होती है इस ज्वेलरी में। स्टोन को जब हम सेट करते हैं कुंदन से करते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड से।
जनरली आप देखेंगे तो 22 कैरेट या 18 कैरेट में होता है, ये 24 कैरेट गोल्ड 100% प्योर गोल्ड से सेटिंग होती है। एक अपने आप में आर्ट वर्क है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो और हम ज्वेलरी की तरीके से देखते हैं। तो आप देखेंगे तो सारी ज्वेलरी कोई भी कुछ ना कुछ उसमें खोट होता है। 22 कैरेट होगा या 18 कैरेट होगा, ये 24 कैरेट में बनती है। तो 24 कैरेट से जो सोना होता है उसको कुंदन कहते हैं। कुंदन लफ्ज के माने सबसे खालिस सोने से हैं। ऐसा सोना जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना की गई हो। इस लफ्ज का जिक्र हिंदू मजहब के वेद पुराणों में भी अक्सर जगहों पर देखा गया है। कुंदन के बने जेवरात हिंदुस्तान की तहजीब में सबसे कदीमी तर्ज के माने जाते हैं और मुगलिया दौर में इस कारीगरी ने दरबारों और शाही खानदानों में तरक्की पाई और काफी मकबूल हुई। इस कारीगरी की शुरुआत हालांकि दिल्ली में हुई थी, लेकिन जब सवाई मानसिंह ने जयपुर शहर को बसाया, उस वक्त हिंदुस्तान के कोने कोने से फनकारों को भी बुलाया। यही वक्त था जब कुंदन के बेहतरीन कारीगर जयपुर में बस गए और यहीं इस कारीगरी ने नशोनुमा पाई। दिल्ली से शुरुआत करने वाले इस फन को राजस्थान ने इस खुलूस से अपनाया कि इस फन के बेहतरीन कारीगर आज सिर्फ राजस्थान में ही मौजूद हैं। गोया उस दौरान कुंदन और मीनाकारी के कारीगर भी यहां आकर बस गए और कुंदन के जेवर बनाना शुरू किया, जो कुछ ही वक्फे में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। मोहतरमा तुलसी कला की पिछली पुश्तों ने इस काम को सीखा और अपनी अगली पुश्तों तक पहुंचाया। मोहतरमा तुलसी कला ने इस काम को सीखने के बाद इसमें महारत हासिल की और आज जयपुर शहर में तुलसी कला कंपनी के नाम से आप छोटी सी सनत चलाया करती हैं। हिस्ट्री गोज मच बिफोर मुगल्स, लेकिन इस काम को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट जो हुआ वो मुगल के टाइम से सबसे ज़्यादा ये अप्रिशिएट हुआ और उस समय ये ज़्यादा प्रचार प्रसार में आया। उससे पहले जो मुगल से पहले जो सल्तनतें हुआ करती थी, जो राजा महाराजा होते थे, वो इस चीज़ को उस समय भी होता था। और ये जो राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर एक्चुअली ये हैंडीक्राफ्ट वर्क है, सारा हाथ से काम होता है। इसमें मशीन का उपयोग नहीं के बराबर है। थोड़ा थोड़ा समय के हिसाब से कुछ चीज़ों में मशीन यूज़ होने लगी है, बट स्टिल 90% जो इसका काम है वो आज भी हाथ से किया जाता है। कुंदन शब्द ही अपने आप में बहुत पुराना है। मतलब कई पुराने शास्त्रों में अपन कुंदन शब्द को ढूंढ लेंगे। उसी से जुड़ा हुआ कुंदन आर्ट है, एक प्योर सोना 24 कैरेट एकदम, और उसी से फिर हम लोगों ने इस तरह इसका विकास हुआ। भगवान रामचंद्र जी के टाइम पे भी ऐसा रामायण में लिखा हुआ है कि सीता जी ने भगवान राम को पहली बार अपने कंगन के, जड़ाऊ कंगन के हीरे में रिफ्लेक्ट होते हुए देखा था। उन्होंने ऐसे सीधे सीधे नहीं देखा था। तो इतनी पुरानी तो कला होनी चाहिए। और दिल्ली नेशनल म्यूजियम में और इसके बाहर, इंडिया से बाहर भी, रशिया और अपने इराक और ईरान के म्यूजियमों में भी हमारी कुंदन ज्वेलरी के कलाकृतियाँ पड़ी हुई है। ज्वेलरी भी हैं और कलाकृतियाँ भी है, जैसे शराबदानी है, तलवारें और इनकी डैगर के मूठे वगैरह, हत्थे जिसको बोलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे उसमें। तो कला तो भी उसमें 300-400 साल पुरानी चीज़ें तो अभी भी सुरक्षित एकदम पड़ी हुई है। एक वक्त था जब मोहतरमा तुलसी कला के कुंदन के काम करने पर लोगों को एतराज था और इस कारीगरी के बारे में माना जाता था कि इसे सीखना औरतों के लिए मुमकिन नहीं है। वहीं आज का वक्त है कि मोहतरमा तुलसी कला ने इस कारीगरी के मैदान में महारत हासिल की और आज जयपुर शहर में अपने घर के 7 और अफराद के साथ तुलसी कला ज्वेलर्स के नाम से एक तिजारती कारखाना चला रही हैं।
बाहर से मामूली सा दिखने वाला ये कारखाना एक ऐसी खूबसूरत फनकारी की नशोनुमा कर रहा है जिसकी तारीख शाही खानदानों और दरबारों से जुड़ी हुई है। कुछ ही वक्त में तुलसी कला जी ने कुंदन के जेवरात की दुनिया में एक आला मकाम बनाया है और आपके जरिए कायम ये कारखाना पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ है। यहाँ बनने वाले जेवरात पूरे हिंदुस्तान में फरोख्त के लिए भेजे जाते हैं। खास तौर पर दिल्ली और मुंबई में इस कारखाने का दायरा फैला हुआ है। यहाँ मिलने वाले जेवरात से खरीदारों को ईमानदारी और बेहतर सामान की तसल्ली रहती है। इंडिया से बाहर लोग कुंदन ज्वेलरी का नाम अब जानने लगे हैं, लेकिन उसको पहनना या उसको ख़रीदने में उनको थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कैसे ख़रीद लें, क्या पता इसमें क्या लगा हुआ है। क्योंकि जो कुंदन जड़ाई में स्टोन यूज़ किए जाते हैं वो उनका कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें मतलब वो जैसे रूबी है तो उसकी क्वालिटी का नहीं पता चलता है, क्योंकि इसके नीचे पन्नी भी लगाई जाती है कलर के लिए। तो वो जो जिसकी जानकारी नहीं होती वो ख़रीद नहीं पाता ऐसे। तो हम पूरा चाहते हैं कि हम इसको बाहर दिशा दें। अब आने वाले 4-5 सालों में बिल्कुल यही एक इस दिशा में एक कदम रखना है। कुंदन के जेवरात बनाने में एक खास नफासत की जरूरत पड़ती है। खालिस सोने को जड़ने और कीमती पत्थरों से जेवरात को सजाने के लिए बहुत ध्यान देते हुए इस काम को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले जेवर का एक सांचा तैयार किया जाता है जिस पर पत्थरों की जड़ाई की जाती है। इस सांचे को घाट कहा जाता है। इसके बाद इस सांचे में डिजाइन के हिसाब से मोम डाला जाता है ताकि जड़ाई करने के लिए आसान सांचा तैयार हो जाए। इस काम को पहाड़ का नाम दिया गया है। बाद में इन सांचों में खुदाई का काम किया जाता है जिसमें कीमती जवाहिरात और पत्थरों को जेवर में जड़ा जाता है। यहाँ वक्त आता है जब एक खास तरह की कारीगरी को कुंदन जेवर बनाने की कारीगरी के साथ मिलाया जाता है जिसे मीनाकारी कहते हैं। कुंदन तो हम जो ऊपर से सेटिंग करते हैं स्टोन की वो कुंदन होता है। उसके नीचे जो सोना लगता है पहले वो 24 कैरेट में वो भी बनता था। 98% प्योरिटी में हम लोग बनाते थे नीचे का बेस, और उसके पीछे की तरफ कारीगरी की जाती थी जो मीनाकारी बोला जाता है जिसको। उसमें पहले जो एक पीस बनता है उसका स्केलेटन बनता है, उसके ऊपर पीछे डिज़ाइन बनती थी। उस डिज़ाइन के हिसाब से उसकी खुदाई होके नेचुरल स्टोन के कलर्स से भरा जाता था, अलग अलग कलर्स पे अलग अलग जगह, और फिर उसको एक आर्ट वर्क है उसको पकाया जाता था और वो एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है सोने का। तो अगर मीना उखड़ेगा तो सोना भी उस जगह से उखड़ेगा, सो इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो मीनाकारी जो है वो एक आर्ट वर्क है जो पीछे की तरफ की जाती है। कुछ पीसेस में आगे भी करी जाती है जो स्टोन्स के साथ में मीनाकारी का भी काम किया जाता है। मीनाकारी से पत्थरों को बिठाने के बाद पकाई का काम किया जाता है जिसमें खालिस सोने की मदद से सोल्डरिंग करके जेवर पर पत्थरों को मजबूत किया जाता है और सबसे आखिर में इस तैयार पीस पर पॉलिश की जाती है जिससे इसे मजीद खूबसूरत बनाया जाता है। इस काम को छिलाई कहते हैं। शुरुआती दौर में कुंदन के जेवरात सिर्फ शाही दरबार की शान बने हुए थे, लेकिन वक्त के साथ इसके बनाने और पहनने के तौर तरीकों में बदलाव आए और कुंदन के जेवरात में चांदी और हल्के सोने का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में रहने वाला आम तबका इस फन से लुत्फानंदोज होने में कामयाब हो सका। धीरे धीरे इस फन को सीखने वालों की तादाद भी बढ़ रही थी, जिससे इसकी प्रोडक्शन और सप्लाई में इजाफा हुआ। आज के वक्त में ये जेवरात आम लोग भी खरीदने की गुंजाइश रखते हैं। इससे गरज ये नहीं कि सोने के दाम में गिरावट आई है, लेकिन आज के जमाने में कुंदन के जेवरात में जड़ाई हल्के सोने पर भी की जाने लगी है। It's not that gold is not affordable. There are people, a number of people in our country who can easily buy and afford gold items and all. These days,
the security reasons, and people are more conscious to change their jewelry in functions one after the other. So definitely gold can't be replaced every time new in their gatherings, similar gatherings and all that. So they go for imitations, which are also costing between 10 to 20,000. They can find easily nice piece which looks exactly like gold items and all that. So people are now more into it. अगर इसके एक और पहलू पर नजर डाली जाए तो हाल कुछ यूं है कि हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से सिनेमा और टीवी का दायरा बहुत वसी हुआ है और टीवी पर आने वाले सीरियल्स या तारीखी मौज़ूआत पर बनी फिल्मों में कुंदन के जेवरात की नकल काफी इस्तेमाल की गई है, जिसके सबब हिंदुस्तान की खवातीन के बीच इन जेवरात की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ है। आज की डेट में बॉलीवुड की वजह से इसकी मार्केट बहुत अच्छी हुई है। हर आदमी एक पहचानने लगा है कि कुंदन का सेट नेकलेस अच्छा। दूसरा जो डायमंड सॉलिटेड डायमंड के नेकलेस है वो बहुत छोटे होते हुए भी एक्सपेंसिव है और आप दूर से नज़र नहीं आ सकते। इसमें इसकी प्राइस कम है और दिखने में लुक बहुत बड़ा है। आप देखेंगे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स किसी भी अवार्ड सेरेमनी और में ये ज्वेलरी पहने होंगे क्योंकि ये दूर से आपको अपीयंस है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज्वेलरी डिजाइनर्स और रेडीमेड ज्वेलरी बनाने वाले इस कारीगरी में फेर बदल करके इसे ऐसे मकाम पर ले आए हैं जहां इसकी मकबूलियत तो बढ़ी है और मांग में भी इजाफा हुआ है। इस तरह के बदलाव से तुलसी कला ज्वेलर्स जैसे रिवायती कारीगरों को भी फायदा हुआ है। कभी कभी फन की तरक्की होने के साथ साथ कुछ हालात ऐसे भी पैदा होते हैं जिनका असर फन के वजूद पर गलत भी पड़ता है। जहां कुंदन के जेवरात के डिजाइन बदले, सोने की क्वालिटी घटी और इसकी मकबूलियत आम तबके के लोगों में बढ़ी, वहीं रिवायती कुंदन के जेवरात बनाने वालों को इससे नुकसान भी हुआ। जयपुर के कुंदन के कारीगर अपनी एक खासियत के लिए मशहूर हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में रेडीमेड जेवर का रिवाज बढ़ा और कुंदन का काम मिलावट वाले सोने से किया जाने लगा, तब इस शहर के कारीगरों ने अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखा और रिवायती कारीगरी में किसी तरह के बदलाव से कोई समझौता नहीं किया। जयपुर के कुंदन के काम में सबसे बड़ी बात है कि शुरू से लेकर के आज तक ये लोग रियल पे काम करता है, मतलब हीरो पे, पन्ने पे, माड़ा पे। बाकी जैसे थोड़ा जब कुंदन जड़ेगा काम का जो पीरियड जो अच्छा नहीं था, जो समय बुरा गुजरा, उसमें लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया। जैसे अहमदाबाद में, इंदौर में, इधर कर्नाटक वगैरह में और मद्रास में, इनमें तो ख़त्म ही हो गया। तो उस वक्त लोगों ने थोड़ा जो कंप्रोमाइज़ किया वो ये किया कि वो इमिटेशन पे भी करने लगे। जो सस्ते स्टोन है, स्टोन ही मतलब 10 रुपये में मिल जाता है और उसमें फिर लेबर भी 10 रुपये में हो जाती है। लेकिन ना जो जयपुर के आर्टिस्ट है उन्होंने शुरू से लेकर के आज तक इस पर रियल पे काम किया, तो वो जो एक क्रेज़ है ना वो बना रहा। और उन लोगों ने जो इसमें मतलब कि योगदान दिया, उसकी वजह से ही जयपुर की ज्वेलरी है ना कुंदन में ज़्यादा फेमस है। दूसरी कई दुश्वारियां भी कुंदन के कारीगरों को पेश आती हैं। जिन कीमती पत्थरों और जवाहिरात का इस्तेमाल कुंदन की जड़ाई में किया जाता है, उनमें से 90% हिंदुस्तान में दस्तयाब नहीं है। इन्हें बैरूनी ममालिक से दरामद कराया जाता है। इस तरह से इस कारीगरी में लगने वाले वसाइल की कीमत बढ़ जाती है। वक्त और बाजार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने की गरज से तुलसी कला ज्वेलर्स की मालिक मोहतरमा तुलसी कला ने भी खरीदार के मिजाज और पसंद के हिसाब से अपने जेवर बनाने के तरीकों में तब्दीलियां की हैं। मगर इस तरह की तब्दीलियां और समझौते अक्सर किसी भी फन की रिवायती अहमियत के लिए नुकसानदेह रहते हैं। आज रेडीमेड ज्वेलरी की तरक्की की वजह से रिवायती कारीगरी को काफी नुकसान पहुंचा है और तुलसी कला जी के नजदीक ये एक अफसोसनाक बात है। कंपटीशन तो बहुत है ज्वेलरी में। अच्छा, कुंदन जड़ाई के अलावा भी जैसे वेस्टर्न में भी बहुत सी है ना, मतलब ज्वेलरी है, लोग पहनना भी पसंद करते हैं क्योंकि उसमें डिज़ाइन चेंज होती रहती है। कुंदन जड़ाई में थोड़ा सा ऐसा है कि ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग से ही बन पाती है, या कुछ चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज हो पाता है। बाकी पूरा मतलब अनकट नगीने और अनकट डायमंड इन से ज़्यादा मतलब बनी हुई होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कुंदन जड़ाई की एक तो रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है।
जो लोग ज्वेलरी भी पहनने का शौक़ रखते हैं, उसके साथ साथ वो ये रखते हैं कि हमारी ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू अच्छी आनी चाहिए। कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि सिर्फ सोना सोने के भाव बिक जाए, या है ना उसमें ना लेबर कट के और फिर हमें पेमेंट मिले। तो कुंदन ज्वेलरी की जो भी चीज़ें बनती है उसमें ऐसा है कि रीसेल वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई मिलती है। उन्हें मतलब समय के अनुसार ना तो सोना सोने के भाव से मिलता है और ना ही उसमें ना जो लेबर कटती है, और वो जितनी ओल्ड होती जाती है, पुरानी होती जाती है, आपने जितना उसको पहना है तो जितनी पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये कुंदन ज्वेलरी का ही एक मतलब सबसे ज़्यादा विशेषता रखता है कुंदन ज्वेलरी इसमें। तो इसलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और शौक़ भी पूरा करते हैं। सम्मान भी चाहिए, पैसे तो कमाने ही, सम्मान भी चाहिए। तो कलाओं का सम्मान कहाँ था? आज सभी जयपुर में और भी पुराने आर्ट बहुत सारे आर्ट खो गए। खाली यही नहीं, ये तो ईश्वर की मेहरबानी से चल रहा है, बाकी कई कलाएं खो गई है। हमारे देश में इतनी कलाएं थी, हर 50 कोस पे जैसे हम लोग भाषाएं हमारी डिफरेंट हो जाती है, वैसे कलाएं भी डिफरेंट थी। ये जो ज्वेलरी है ना, आप मेरे को मतलब जो जानने वाले हैं उनको आप कोई भी एक चीज़ दिखाओ, वो बोल देगा कि ये इंदौर की बनी हुई है, इंदौर के पास में जो गांव है ना वहाँ की बनी हुई है। उन सबकी अपनी अपनी पहचानें थी। ऐसे ही कुंदन जड़ाव आपने कहा ना, जैसे जड़ाई जयपुर का क्यों नाम है, तो जयपुर है, दिल्ली है, दिल्ली और जयपुर की आपको सिमिलर लग सकती है, लेकिन जब मेरे यहाँ टेबल पे रखोगे मैं बोलूँगा ये दिल्ली की है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब डिफरेंट थे। जिस तरह कुंदन की खुसूसियात हैं, वैसे ही कुछ किरदार हमारी फनकारा मोहतरमा तुलसी कला जी का भी है। छोटी उम्र में जब इनके बड़े भाई ने कुंदन की कारीगरी को सीखने और इसमें ही अपना मुस्तकबिल बनाने का मशवरा दिया, उस वक्त इन्हें सिर्फ आला तालीम हासिल करने की धुन सवार थी। लेकिन आपने इस कारीगरी को शौकिया तौर पर सीखना शुरू किया और वक्त के साथ आपकी दिलचस्पी इस कदर बढ़ी कि इन्होंने इस कारीगरी को ही अपना पेशा बनाने की ठान ली। इस मेहनत और लगन के साथ आपने इस काम में अपने जौहर दिखाए कि साल 1998 में हिंदुस्तान की हुकूमत ने आपकी काबिलियत और फन की नौइयत के मद्देनजर नेशनल अवार्ड से आपको सरफराज किया। जिस पीस के लिए आपको ये अवार्ड मिला, उसे तैयार करने की धुन में इन्होंने ये फैसला भी लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी। इस हुसूलियाबी के साथ आपने साबित कर दिया कि औरतें न सिर्फ इस काम को सीख सकती हैं, बल्कि बखूबी इस कारीगरी के मैदान में अपनी खास पहचान बनाने की काबिलियत भी रखती हैं। इतने नायाब और बेशकीमत फन में माहिर होने के बावजूद आप एक सादा जिंदगी बसर कर रही हैं। मैंने तुलसी को पहले दिन ही इसे बोल दिया था कि मैं जयपुर आया था, मैं उस कुछ समय मैंने गुजरात में अहमदाबाद में बिताया है और मेरा आधा परिवार यहाँ पे था। तुलसी 9th में पढ़ती थी, मैं यहाँ पे आया तो इसके एक क्लास में कोई पेंटिंग्स का एग्जीबिशन और उस पर कुछ प्रतियोगिता जैसा करना था। तो इसने मुझे कहा कि आप थीम आप बता दें तो मुझे एक अच्छा प्राइज़ मिल जाए। तो मैंने इसे थीम बताई और मैंने पहली बार इसकी पेंटिंग देखी। मैंने कहा गजब आर्ट है तेरे हाथ में। और कुछ ऐसा रहा कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल गई पूरे स्कूल में। और 9th में ये अपने क्लास की वैसे भी पहले नंबर की स्टूडेंट थी, तो एक और भी इसमें उभर के आया। तो मैंने इसे कहा कि तू ये कुंदन जड़ाव का काम सीखे तो नेशनल अवार्ड तक मैं तुझे ले जा सकता हूँ। जब तक नहीं अवार्ड मिला था, जब तक ऐसा लग रहा था कि कैसे प्रूव किया जाए, जैसे अच्छा काम तो करती हैं, लेकिन अवार्ड मिलने से आपका एक परिचय मिल गया लोगों से कि भाई हाँ ये नेशनल अवार्ड ही है ना। नेशनल अवार्ड मिला ही जब आपने पूरा आर्ट को कर लिया। ये आप तो जान गए आर्ट करके, क्योंकि जब आर्टिस्ट अपना काम पूरा कर लेता है तो वो वहीं उसकी मतलब पूरी हो जाती है, उसकी है ना जो भूख है वो वहीं ख़त्म हो जाती है कि जो मैं सीखना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, मैंने कर लिया। लेकिन परिचय तब मिलता है लोगों को जब आप नेशनल अवार्ड लेके आए, आपको कुछ, क्योंकि इसमें वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना, स्कूल में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। तो जो हमारे यहाँ जैसे एक डिग्री का और एक सर्टिफिकेट का जो चलन है आम तौर से लोगों के बीच में, तो वो आर्टिस्ट को नहीं मिल पाता है। रिवायतें और फन चाहे कितने भी कदीम क्यों ना हो, इनके तर्ज और खुसूसियात में तब्दीलियां जरूर आती हैं,
कभी जमाने की जरूरियात की वजह से तो कभी कारीगरों को पेश आने वाली दुश्वारियों की वजह से। इन सब हालात के बावजूद मोहतरमा तुलसी कला ने रिवायती तरीक़ेकार में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। बाजार की जरूरियात के हिसाब से और रेडीमेड ज्वेलरी के साथ मुकाबले के सबब इन्होंने कुछ तब्दीलियां जरूर की, लेकिन असली कुंदन के काम को भी बावकार जिंदा रखा। मोहतरमा तुलसी कला जी की हुसूलियाबियां वाकई काबिले तारीफ हैं। आपने जमाने के तौर के गैर सिमत में चलते हुए मर्दों के जरिए की जाने वाली कारीगरी को सीखा और उसमें उस्तादी हासिल की। हुकूमत को अपने फन का कायल करते हुए नेशनल अवार्ड हासिल किया और आज कुंदन के जेवरात की तख्लीक में एक खास मकाम रखते हुए इस रिवायती कारीगरी को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इस तरह के फनकारों की जरूरत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम को है और इन्हीं शख्सियात से आपको रूबरू करवाते रहने का हमारा वादा हम बरकरार रखेंगे। तो अगले एपिसोड में ऐसे ही दिलचस्प फन की कहानी एक फनकार की ज़बानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।